हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ जगत सिंह। चलिए फ्रेंड्स, अब लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया था, उसकी कमियां पढ़ ली थी। ठीक है, देखिए संघट्ट प्राचल में पढ़ा रहा था लास्ट लेक्चर में, उसको मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि संघट्ट प्राचल होता क्या है। उसकी मैं परिभाषा डेफिनेशन लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं उसका डिटेल में आपको बताऊँगा कि होता क्या है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप एक बार क्या है ना, अपने दोस्तों यार क्या है यार, आप एक बार इसको वीडियो को एक बार शेयर कर दो अपने, जैसे अपने दोस्त हैं, अपने भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं। ठीक है, अपने आपके साथ ही पढ़ने वाले जो हैं उनको सबको शेयर कर दो, एक बार सबको भेज दो व्हाट्सएप पे। ठीक है, फिर अब देखिए चलते हैं। अब संघट्ट प्राचल होता क्या है, संघट्ट प्राचल किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई कण है, जो कण नाभिक पर प्रक्षेपित किया जाता है, उसका प्रारंभिक वेग सदित प्रारंभिक वेग सदिश और नाभिक के बीच की दूरी को संघट्ट प्राचल कहते हैं। अब देखिए यार कि यहाँ से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस परिभाषा से। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों यार, मैं मान लो दो यार, देखिए एक बात बताता हूँ मैं, कि मान लीजिए ये कोई एक नाभिक है। ठीक है, ये कोई नाभिक है। ठीक है, अब इस नाभिक पर यदि मैं कोई कण को प्रक्षेपित कराऊं, इस पर यहां से मान लीजिए मैं कोई कण प्रक्षेपित करा रहा हूं, इस पर कण की बौछार कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहां से इस पॉइंट से मैंने मान लीजिए जहां से मैंने कोई कण है ये छोड़ा, किसके ऊपर, इसके ऊपर यहां पर। अब ये क्या करेगा कि इसका जो नाभिक है, ये जो नाभिक है, इस नाभिक के प्रतिकर्षण बल के कारण ये जाना तो चाहिए था कैसे, सीधे, बट ये क्या हो जाता है, प्रक्षेपित हो जाता है। ये मतलब ऐसे मुड़ जाता है। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से मैंने यहां पर एक, मान लीजिए एक कण, इस तरीके से क्या होता है, ये प्रक्षेपित हो जाता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या कह रही है, कि परिभाषा कह रही है कि जो कण नाभिक पर प्रक्षेपित किया जाता है, कोई कण, मान लीजिए कोई कण है, वो मैंने नाभिक पर प्रक्षेपित किया। ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग सदिश, ठीक है, प्रारंभिक वेग सदिश और नाभिक के बीच की दूरी, प्रारंभिक वेग सदिश कौन सा हो गया, ये हो गया, और नाभिक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, संघट्ट प्राचल कहते हैं। ठीक है, देखिए
एक बात सुनिए, ध्यान से देख, ध्यान देना इधर। ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि मैंने कोई कण है यहां से प्रक्षेपित कराया, जैसे जैसे मान लीजिए मैंने इस पर, यहां पर देखिए इस पॉइंट पर यदि मैंने यहां पर यदि प्रक्षेपित कराया, यदि मिड पर नाभिक के बिल्कुल बीचों बीच में मैंने यदि प्रक्षेपित कोई कण छोड़ा, तो वो कण क्या होगा कि वो इस पर प्रतिकर्षण बल इतना रहेगा कि वो वापिस ही कितने कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित हो जाएगा। कितने डिग्री के कोण पर? 180 डिग्री के कोण पर। देखिए यहां से कुछ इसको जाना चाहिए था ऐसे, बस कुछ थीटा एंगल से क्या हो गया, ये प्रक्षेपित हो गया। सही बात है, ठीक है। अब ये क्या है, प्रक्षेपण हो क्यों रहा है? प्रक्षेपित, आप सोच रहे हो, आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा यार कि एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई ये चलो यहाँ पर मैंने बात मान ली कि ये तो यहाँ पर जाना चाहिए था, बट भाई प्रक्षेपण ये इधर क्यों जा रहा है कण? ये भाई इसलिए जा रहा है यार दोस्तों, ये मेरे प्यारे प्यारे दो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे भाई और बहनों, कि यहाँ से क्या है ना कि इसमें यहाँ पर मान लीजिए कि जो नाभिक है, इस नाभिक का इस पर प्रतिकर्षण बल है। अब प्रतिकर्षण जब बल लगेगा तो ये क्या है ना ऊपर जाएगा। जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे मान लीजिए ये कण यहाँ पर आया, ठीक है, तो इसका प्रक्षेपण प्रतिकर्षण बल क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी नाभिक की कण की नाभिक से जैसे जैसे दूरी कम होगी वो क्या होगा, दूर जाता जाएगा, ठीक है। तो उस पर प्रतिकर्षण बल भी कम लगेगा, ठीक है। तो और जैसे जैसे नाभिक मान लीजिए कि इसके पास हम लाते जाएं तो उसमें तो क्या होगा, तो इसमें क्या है ना, जैसे जैसे कण दूर जाता जाएगा, कण की विड्थ बढ़ती जाएगी, तो वो क्या करते जाएगा, उसका थीटा भी कम होता जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई जेडी आवेश इसमें भरा हुआ है, जेडी कण मतलब परमाणु है, ये क्या है, ये जो है ये प्रक्षेपित कोण है, प्रक्षेपण कोण या विक्षेपण कोण, प्रक्षेपित कोण या फिर विक्षेपण कोण। देखिए भाई यार, अब एक बात पूछूं मैं कि मान लीजिए मैं इस दूरी को बढ़ाता जाऊं यहां पर चले जाए, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ रही है, थीटा का मान प्रक्षेपण कोण कम होता जाएगा। सीधी सी बात, ठीक है, कि मान लीजिए कि इन दोनों कणों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, b। इसे b से डिनोट करते हैं, दूरी को विड्थ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विड्थ। अब देखिए कि मैं आपको एक यहाँ पर एक अभिधारणा बता रहा हूँ, एक कंडीशन बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा। देखो विड्थ, ये मैं b का मतलब है दूरी, b का मतलब है डिस्टेंस या विड्थ, ठीक है। ठीक है, कितना ज्यादा दूर है, ठीक है। तो जैसे जैसे इनका मतलब एरो का मतलब ऊपर एरो लगा रहा हूं मैं, इसका मतलब जैसे जैसे विड्थ बढ़ेगी, मान लीजिए कि दूरी बढ़ेगी, तो थीटा क्या होगा, थीटा क्या है, प्रक्षेपित कोण, और थीटा का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है कि विड्थ जैसे जैसे घटेगी, जैसे जैसे घटती जाएगी, तो थीटा भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मान लीजिए ये कण है, मैं यहां से प्रक्षेपित कराऊं, तो नाभिक से देखिए किसकी दूरी है ये, एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। मान लीजिए मैंने यहां से कोई कण प्रक्षेपित कराया इस पॉइंट से, यहां से, तो इसकी b बहुत कम होगी। अब बहुत ही कम होगी तो इसमें प्रतिकर्षण बल वो बहुत ज्यादा लगेगा। अब बहुत ज्यादा लगेगा तो इसका थीटा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि b है वो हो जाए 0, b का मान हो जाए 0, मान लीजिए यहां से प्रक्षेपित इसको कराया जाए थीटा को, ठीक है, b कोण को, ठीक है। तो
तो थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा कि मान लीजिए मैं यहां से प्रतिकर्षण करा रहा हूं, प्रक्षेपित करा रहा हूं जेड आवेश पर, यहां पर ये जेड आवेश का कोई कण है, इस पर परमाणु है, नाभिक है, इस नाभिक पर मैंने यहां से कोई कण प्रक्षेपित कराया, तो ये क्या करेगा, यहां से इसका प्रतिकर्षण बल यहां पर क्या होगा, इसके नाभिक पर सबसे ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो वो क्या है ना, जो कण है यहां पर टकराएगा और फिर वापस से लौट जाएगा। तो प्रक्षेपित कोण क्या होगा इसका, 180 डिग्री के कोण पर ये प्रक्षेपित होगा। ठीक है, एक यहां से एक बहुत ही प्यारी सी एक फॉर्मूला निकल के आता है, उसको मैं यहां पर डायरेक्ट लिखा रहा हूं, इसको याद कर लेना आप कि ZE² cot θ/2 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वे हर K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड समझ आया होगा ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार पूरे को, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, कर लिया। अब हम पढ़ेंगे बोर मॉडल। बोर मॉडल देखो कि बोर मॉडल जो था, उन्होंने 1913 में बोर नामक एक वैज्ञानिक हुआ था, बोर नामक वैज्ञानिक ने इसने क्या किया कि जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें जो कमियां रह गई थी, जो कमियां रदरफोर्ड मॉडल में रह गई थी, उनको क्या किया कि उन्होंने किसने दूर किया, बोर मॉडल ने दूर किया। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ठीक है, वो स्पेक्ट्रम सतत मिलना चाहिए था, बट स्पेक्ट्रम सतत नहीं मिला था वहां पर। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो घूमते घूमते अपनी एनर्जी लॉस करता, और एनर्जी लॉस करते हुए एक दिन क्या हो जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। इसकी वो पुष्टि नहीं कर पाया था। तो उसकी जो कमियां हैं उनको दूर किया नील्स बोर ने सन 1913 में, इन्होंने मॉडल दिया। ठीक है, इन्होंने कोई एक्चुअली में क्या है, इन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अभिधारणाएं दी, परिकल्पनाएं दी। ठीक है, उसके आधार पर इनका मॉडल है वो सिद्ध भी हुआ, सही भी रहा। ठीक है, तो इन्होंने का फर्स्ट मॉडल क्या था, इनका फर्स्ट मॉडल था क्या कि देखिए कि मान लीजिए कोई कण है, ठीक है, वो क्या है, मान लीजिए ये कोई कण है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, इन वृत्ताकार चक्कर कक्षाओं में क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लीजिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि इनको एक फिक्स त्रिज्या में ही ये चक्कर लगाएंगे।
अब इनको इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये जो चक्कर लगा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन के, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसकी कुछ एनर्जी होगी, यहाँ पर कुछ अलग एनर्जी होगी, यहाँ पर कुछ इसकी अलग एनर्जी होगी, ठीक है। ये जब इनको जो ऊर्जा मिल रही है, जो ऊर्जा मिलेगी वो किससे मिलेगी? इसके अभिकेंद्रीय बल के कारण इसको ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर किसी आवेश, जो आवेश भरा हुआ है किसी नाभिक में जब आवेश भरा हुआ है, तो उसमें क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यहां पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन, विद्युत क्षेत्र, ये क्या है ना, आवेश है, वो क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और जब यहां पर जब ये रोटेट होंगे, घूमेंगे, तो इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इनको यदि विद्युत क्षेत्र है, यहां पर उत्पन्न हो ही रहा है, बट विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न हो जाएंगी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर ये एक फिक्स वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, इसकी एक फिक्स त्रिज्या है, ठीक है। अब इसको क्या है, यदि ये इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाएं, तो वो क्या करेंगे? आवेश को उत्पन्न करेंगे, और अभिकेंद्रीय बल के कारण, यहां पर अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण। और विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र है वो कहां से आ रहा है? कि जब इलेक्ट्रॉन भाई घूम रहा है तो घूमेगा, जैसे जैसे चक्कर लगाएगा, यदि उसको रोटेट करा दिया जाए इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पर वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेंगे तो वहां पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसको इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इस पर कोई अभिकेंद्रीय बल अलग है, यहां पर अलग है। ये क्या है ना, ये इलेक्ट्रॉन अलग एनर्जी, इसकी एनर्जी अलग है। मान लीजिए इसकी एनर्जी 2 है, इसकी एनर्जी क्या है, सॉरी, इसकी एनर्जी 4 है, इसकी 2 है, इसकी एनर्जी 1 है, ठीक है। तो इनकी अलग अलग एनर्जी है, ठीक है। तो ये कहां से आ रही है, इनको एनर्जी कहां से प्राप्त हो रही है? इलेक्ट्रो अभिकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। तो इस पहली अभिधारणा तो ये थी, तो अब इसको लिख लेते हैं पहली अभिधारणा को। सन 1913 में नील्स बोर ने परमाणु की संरचना व स्थायित्व को व स्थायित्व को समझाने हेतु अपना मॉडल दिया, के लिए अपना मॉडल दिया। पहला मॉडल जो था, क्या था इनका? इन्होंने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित
त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। एक ही कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकता। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा फिक्स ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक के आकर्षण बल से प्राप्त बल से मिलता है। देखो, जो बोहर की जो पहली परिकल्पना थी उसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में ऑर्बिट में एक चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग का इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकता, इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो ये फिक्स ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकता जब तक कि इसकी जो ऑर्बिट है, जो कक्षा है, इसकी चेंज नहीं होगी। मान लीजिए पहले इस कक्षा में चक्कर लगा रहा था वो, फिर इस कक्षा में चक्कर लगाने लगा, फिर इस कक्षा में। यदि वो एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहा होता तो वो है जो इलेक्ट्रॉन है जो ऊर्जा का क्या नहीं करता, उत्सर्जन नहीं करता, मतलब हंस नहीं करता, कमी नहीं होती उसमें। ठीक है, इसको क्या कहते हैं
फिक्स ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट मतलब मान लीजिए कि ये क्या है ना, फिक्स स्थायी कक्षा, स्थायी कक्षा, ठीक है। अब इसको जो नाभिक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा निकालने के लिए, मतलब जो घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल रिक्वायरमेंट होता है, वो कहां से आता है, नाभिक के आकर्षण बल के। नाभिक का जो क्या है, इसको क्या है, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, अपनी तौर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, तो आकर्षण बल का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये नील्स बोर ने बता दिया था कि इसने ये भी बताया कि एक फिक्स वृत्ताकार कक्षा में जिसकी एक फिक्स त्रिज्या होगी, इसकी फिक्स त्रिज्या होगी, इसकी मान लीजिए r त्रिज्या है, इसकी कुछ और ज्यादा त्रिज्या हो जाएगी, इसकी कोई और त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अलग अलग जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती जाएंगी, कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, त्रिज्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये किसने बताया था, नील्स बोर ने फर्स्ट परिकल्पना में। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा इसका मैथमेटिकली। तो देखिए कि यहां से देखिए कि आपने 11वीं में पढ़ा होगा अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, अभिकेंद्रीय बल mv² अपॉन r होता है, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला वो निकल के आएगा, mv² इज इक्वल टू r, किसके, अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होगा, k q1 q2 अपॉन r, ये होगा, ठीक है। सॉरी r², के q1 q2 अपॉन के q1 q2, देखिए क्या होगा इसकी, mv² इज इक्वल टू mv² अपॉन r इज इक्वल टू के q1 q2 अपॉन r², ठीक है। यहां से mv² अपॉन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ZE अपॉन r², ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, mv² अपॉन r इज इक्वल टू के ZE² अपॉन r², ये रिलेशन यहां से निकल के आया है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, देखिए तो के क्या है, यहां पर नियतांक कांस्टेंट है, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू क्या है, ZE क्या है, ZE क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक अर्थात किस पर आवेश, नाभिक पर आवेश, किसका, इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है। Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। R क्या है यहां पर, त्रिज्या, ठीक है। M क्या है यहां पर, द्रव्यमान, V क्या है, वेग, ठीक है।
तो इन्होंने बता दिया कि अभी केंद्रीय बल है वो किसके यहाँ पर रिलेशन, ये रिलेशन बहुत काम आएगा आगे क्वेश्चन करेंगे तब। mv² अपॉन r इज इक्वल टू kz² अपॉन r²। ठीक है, ये यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट परिकल्पना अपना को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। और यदि आप k का मान भी याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। k इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। ठीक है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिख लिया आपने शायद। तो बोहर की जो सेकंड परिकल्पना थी वो क्या थी? बोहर ने जो सेकंड परिकल्पना दी थी वो कहा था, उन्होंने बताया था स्थायी कक्षाओं को बताया था। ठीक है, स्थायी कक्षाओं से रिलेटेड परिकल्पना दी थी। उन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन है उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग h/2π का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। समझिए, देखिए इन्होंने बताया कि मान लीजिए ये कोई कण है, ये घूम रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, ठीक। अब इसने बताया कि कोई मान लीजिए m द्रव्यमान का कोई कण है, केवल उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा जिनमें उनका कोणीय संवेग क्या होगा, h/2π का पूर्ण गुणांक होगा। ठीक है, तो देखिए कि यहां से मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या r है, तो कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग होता है L इज इक्वल टू r वेक्टर इंटू p वेक्टर। यस या नो? r वेक्टर एंड p वेक्टर। p क्या है? कोणीय संवेग। तो L इज इक्वल टू r वेक्टर इंटू m v वेक्टर। ठीक है, तो यहां से L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m r वेक्टर इंटू v वेक्टर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब देखिए कि मान लीजिए कि ये कण है, ये कोई कण है, ये क्या है ना, यहां पर वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन कण है, वो इससे वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो यहां से यदि मैं इसको निकालना चाहूं तो mr इज इक्वल टू, देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए कि ये जो कण है ये घूम रहा है। अब ये कण घूम रहा है तो इसकी मान लीजिए कि यहां पर क्या है, ये यहां पर भी घूमेगा, यहां पर भी घूमेगा, यहां पर भी घूमेगा। तो हर एक पॉइंट पर इसका क्या होगा, एक एंगल होगा, ये एंगल बनाएगा, ये एंगल। ठीक है, और ये एक क्या है, फिक्स एंगल बनाएगा। फिक्स एंगल बनाएगा मतलब यहां पर भी आएगा तो भी ये इसी तरीके से बनाएगा, यहां पर भी इसी तरीके से, तो 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, तो एम v sin 90। ठीक है, तो L इज इक्वल टू v, सॉरी mr, एक मिनट, mr v
साइन 90, ठीक है, इज एल इज इक्वल टू एम आर वी। क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखिए जो सेकंड परिकल्पना दी थी बोर ने, वो क्या दी थी, वो देखिए, बोर का द्वितीय मॉडल परमाणु के स्थायित्व को बताता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका पूर्ण गुणांक इंटीजर मल्टीप्लाई सॉरी 1 मिनट देखिए, जिनका कोणीय संवेग आएगा पहले, जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणांक इंटीजर मल्टीपल होता है। अर्थात एम आर एन वी एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π,
n क्या है जहां पर कक्षा की संख्या, h क्या है प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, इधर दिख नहीं रहा क्या? प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। देखिए यहां से एक चीज और देखिए आप कि मान लीजिए कि देखिए कि जो प्लांक जो कक्षा है, देखो NH/2 का क्या होगा पूर्ण गुणज, क्या बोला था NH/2 का पूर्ण गुणज होगा, ठीक है। तो देखिए कि मान लीजिए कि H/2 2H/2 3H/2 इसी तरीके से डॉट 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 जाती जाएंगी, अर्थात n की वैल्यू n = 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? n क्या है? कक्षाओं की संख्या। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, फिर इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, फिर इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैं कि मान लीजिए कोई इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, यदि इस पहली वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसका कोणीय संवेग जो होगा वो कितना होगा H/2 क्या होगा? पहली कक्षा का कोणीय संवेग कितना हो जाएगा? H/2, ठीक है। क्यों हो जाएगा? कि ये कौन सी संख्या कक्षा है? फर्स्ट कक्षा। क्यों? कौन सी ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। जैसे सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो इसका कोणीय संवेग कितना हो जाएगा? 2H/2, ठीक है, अर्थात h/π हो जाएगा। जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी तो कोणीय संवेग भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कोणीय संवेग जैसे जैसे n तक जा रही है, ये कक्षाएं कहां तक जा रही है? डॉट डॉट n तक जा रही है, तो कोणीय संवेग भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग H/2 का क्या होगा? पूर्ण गुणज। मतलब पूर्ण गुणज का मतलब यह है कि जो n है वो इसका पूर्ण गुणज होगी, इसका पूर्ण गुणज होगी। n की वैल्यू क्या होगी? इसकी मल्टीपल होगा। n कक्षा किसके मल्टीपल में होगी? देखो n कक्षा है वो किसके मल्टीपल में होगी? H/2 के, अर्थात n = 0 नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं होगा। इसको ध्यान रखना, कहीं पे नोट करके लिख लेना। n does not equal to 0, n क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब थर्ड परिकल्पना देखते हैं, एक बार इसको लिख लीजिए जल्दी से। ओके, लिख लिया होगा आपने। अब इलेक्ट्रॉन की जो बोहर की जो थर्ड परिकल्पना थी वो क्या थी, वो समझिए। देखिए तीसरी परिकल्पना थी उसकी, वो क्या थी? देखिए दोस्तों, यार दोस्तों बताइए कि मान लीजिए बच्चों, यार बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये कोई चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है यहां पर, इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उनका जो ऊर्जा होती है, कोणीय संवेग होता है, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, स्थायी होता है। उनकी ऊर्जा जो है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इस कक्षा में एक स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? चेंज नहीं होगी, स्थायी रहेगी, ठीक है। अब मान लीजिए इन्होंने सेकंड थर्ड अवधारणा में बताया कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन निम्न उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, कि उच्च ऊर्जा उच्च कक्षा से
मान लीजिए ये कक्षा n कक्षा है, थर्ड नंबर की कक्षा है, ये थर्ड नंबर की, ये 2 नंबर की, ये 1 नंबर की। मान लीजिए कि ये ऊर्जा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो लगातार वो ऊर्जा को क्या करता रहेगा, उत्सर्जित करता रहेगा, उत्सर्जित होती रहेगी। कि भाई वो जब ही तो आएगा ना जब ऊपर, मान लीजिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन थक गया, अब ये थकने के बाद में इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा में इस स्तर में आएगा, अब इस ऊर्जा में स्तर के इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, कम होगी कम होगी, फिर निम्न उससे और नीचे वाली ऊर्जा स्तर में आएगा। पहले इलेक्ट्रॉन पहले से थर्ड सेकंड वाली में आएगा, फिर सेकंड से थर्ड वाली ऑर्बिट में आएगा। ठीक है, तो ये कहा था एक। अब इन्होंने कहा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा उच्च ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा मतलब इस ऊर्जा स्तर से, फर्स्ट वाले से, किससे, पहले वाले से। मैं दूसरे पेन से लगा देता हूं इसको मार्क। जब इलेक्ट्रॉन जो है यहां से फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो क्या करेगा, ऊर्जा का, अर्थात ऊर्जा क्या करेगा, अवशोषित करेगा। ऊर्जा क्या लेगा, ऊर्जा अवशोषित करेगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊर्जा आगे बढ़ता जाएगा, ऊर्जा का क्या करता रहेगा, उत्सर्जन करता जाएगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो, और क्या होगी, स्थायी ऑर्बिट होगी, तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, अवशोषित करेगा। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। समझ में आई बात? तो इसको लिख लेते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल देके यदि आपको समझाना चाहूं तो मान लीजिए कि कोई आदमी है, ठीक है, वो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गया। ठीक है, अब बीच में उसकी ऊर्जा का ह्रास हुआ, उसको नहीं देखिए, उसमें ऊर्जा कितनी उसमें हानि हुई, बट वो पहले ऑर्बिट में घूमता रहेगा, सेकंड पहले वाले ऑप्शन, पहले फर्स्ट फ्लोर पे घूमता रहेगा। ठीक है, फिर थर्ड फ्लोर पे घूम रहा है, फिर थर्ड फ्लोर से क्या आएगा, नीचे वो घूम तो चारों तरफ रहा है। ठीक है, वो ऊपर से नीचे जाने में जो ऊर्जा लॉस हो रही है उसका अपन कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो ऊपर, मान लीजिए पहले उच्च ऊर्जा में था, पहले थर्ड फ्लोर पे था, फिर वो किस फ्लोर पे आया, सेकंड फ्लोर पे आया, फिर फर्स्ट फ्लोर पे आएगा। ठीक है, उसी तरीके से यदि वो उसको ऊर्जा ऊपर वाली फ्लोर पे जाना होगा तो कहां से जाएगा, पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, फिर थर्ड फ्लोर पे जाएगा। ठीक है, किसी स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत रहती है। यदि इलेक्ट्रॉन
उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है। ठीक है, अर्थात उत्सर्जित व अवशोषित उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा दोनों कक्षकों की ऊर्जाओं के अंतर के समान होती है। ठीक है, तथा इसका मान प्लांक व आइंस्टीन समीकरण द्वारा दिया जाता है। देखिए, मान लीजिए ये N2 कक्षा है,
ये N1 कक्षा है। कोई इलेक्ट्रॉन है वो N1 कक्षा से N2 कक्षा में संक्रमण कर रहा है, अर्थात जा रहा है, ठीक है, ये N1 कक्षा है। तो इसमें E एनर्जी होगी इसकी EN1 और इसकी एनर्जी क्या होगी EN2। ऊर्जा को किससे समय करते हैं, ऊर्जा, E क्या है ऊर्जा, अर्थात ऊर्जा को क्या बोलते हैं एनर्जी। तो इसका समीकरण कैसे निकलेगा, EN2 माइनस EN1 इज इक्वल टू h म्यू, अर्थात EN2 माइनस EN1 इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, ये होगा, ठीक है। तो बोहर की सेकंड परिकल्पना अपन ने पढ़ ली, थर्ड परिकल्पना भी पढ़ ली। इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक नोट लगा के मैं कुछ लिखवाऊंगा अभी आपको, नोट लिखेंगे, एक नोट लगा के लिखिए, नोट लगा लीजिए। बोहर की सेकंड परिकल्पना, सेकंड परिकल्पना बोहर की सेकंड परिकल्पना को बोहर का क्वांटम प्रतिबंध बोहर क्वांटम कंडीशन कहते हैं। द्वितीय एक और लिखिए, बोहर की थर्ड परिकल्पना को बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं। आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए बोहर मॉडल की जो सेकंड परिकल्पना है, बोहर मॉडल की जो द्वितीय परिकल्पना है उसको क्या बोलते हैं, बोहर का क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। और बोहर की जो थर्ड परिकल्पना है उसको आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं, ठीक है। क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं सेकंड परिकल्पना को, और थर्ड परिकल्पना को क्या कहते हैं, आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं, ठीक है। ये अपना पूरा बोहर मॉडल था, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार वीडियो को जाते जाते शेयर कर दीजिए, पूरा एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके जल्दी से कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए सारे को। ओके, आई थिंक आपने लिख लिया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ओके, हैव ए गुड डे। अच्छा बच्चों, तो आपको अच्छे से इसको समझ में आया होगा। देखो अगर एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करना, ठीक है, और फिर से देखना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से।
ओके।